नमस्कार दोस्तों। जेम्स कैमरॉन की नई अवतार फिल्म ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। पिछले एक साल में किसी बॉलीवुड फिल्म ने दुनिया भर में इतने पैसे नहीं कमाए जितने अवतार ने सिर्फ इंडिया से कमा लिए। इंडिया में इस फिल्म की कलेक्शन 360 करोड़ रुपए क्रॉस कर चुकी है ऑलरेडी, और ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही ये दंगल फिल्म को भी पीछे छोड़ देगी। वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट किया जा रहा है ये फिल्म $2 बिलियन से ज्यादा कमा सकती है, तो इसमें कोई दो राहें नहीं है कि लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आ रही है। सबसे ज्यादा तारीफ करी जा रही है इस फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स की। इतना जबरदस्त एनिमेशन यूज किया गया है कि सब कुछ असली लगता है, मानो ये फिल्म नहीं बल्कि असल दुनिया हो। लेकिन कैसा लगेगा सुनकर अगर मैं आपसे कहूं ये फिल्म नहीं बल्कि एक्चुअली में असल दुनिया है। मतलब इस सेंस में नहीं कि पैंडोरा एक्चुअली में एक प्लेनेट है जो एग्जिस्ट करता हो, बल्कि इस सेंस में कि जो जेम्स कैमरॉन ने पैंडोरा पर दुनिया बनाई है वो एक रिफ्लेक्शन है हमारी असल जिंदगी की, धरती की। गहराई से देखोगे इस फिल्म को तो आपको दिखेगा कि छोटी से छोटी डिटेल जो इस फिल्म में दिखाई गई है वो धरती पर मौजूद किसी न किसी असल इशू की रिफ्लेक्शन है। दोनों अवतार की फिल्मों में जो ओवरऑल थीम रही है उसे समझना इतना मुश्किल नहीं है। ये फिल्म इंपीरियलिज्म और क्रॉनी कैपिटलिज्म को दर्शाती है। कॉलोनाइजर्स एक नई जगह पर मूव इन करते हैं, जो नेटिव ट्राइबल लोग हैं वहां रहने वाले, उन्हें डिस्प्लेस किया जाता है या मार दिया जाता है। दुनिया भर में हमें ये चीज ऑलरेडी होते हुए दिखी 1500 से लेकर 1800 का जो समय था उसके बीच। ईस्ट इंडिया कंपनी इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। ये आपको मैंने ब्रिटिश वर्सेस मुगल्स वाले वीडियो में बताया था कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक लिटरली कंपनी थी जिसका प्राइमरी पर्पस था प्रॉफिट कमाना, और अलग अलग देशों को कॉलोनाइज करके ये प्रॉफिट के ही पीछे भागते थे। वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेंगे तो इन्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। लेकिन आज के दिन की कंपनी से फर्क ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अपनी एक खुद की प्राइवेट आर्मी भी थी। अवतार फिल्म में अगर आपने नोटिस किया हो सेम चीज दिखाई गई है। एक मेगा कॉर्पोरेशन है जिसका नाम है RDA। अवतार के यूनिवर्स में इसे लार्जेस्ट सिंगल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बताया जाता है। ये कंपनी स्पेस की फील्ड में काम कर रही है और इसके पास इतनी ताकत है जितनी सरकारों के पास भी नहीं है धरती पर। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की अपनी प्राइवेट आर्मी होती थी, RDA के पास भी अपनी प्राइवेट आर्मी है जिसका ये इस्तेमाल करते हैं पैंडोरा पर लड़ाई छेड़ने में। अवतार की पहली फिल्म में इस फिल्मी दुनिया में बताया गया है कि कैसे RDA के पास मोनोपोली राइट्स है सारे प्रोडक्ट्स के जिन्हें शिप किया जाता है, डिराइव किया जाता है या डेवलप किया जाता है पैंडोरा में या धरती के बाहर किसी भी लोकेशन में। काफी सिमिलर ईस्ट इंडिया कंपनी से जिस एरिया को वो कॉलोनाइज करते थे वहां बनाया जाने वाला सारा सामान, सारी चीजें, सारे क्रॉप्स, उन पर पूरी मोनोपोली होती थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। लेकिन ये सारी चीजें तो काफी ऑब्वियस हैं। आइए उन छोटी डिटेल्स को देखते हैं जो ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आती। इन बारीकियों पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपको दिखेगा कैसे फिल्म का हर सेट असल जिंदगी की परछाई है। जेम्स कैमरॉन एक बहुत बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट है। इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया भी था कि कैसे जो समय बीता था अवतार 1 और अवतार 2 के बीच में, बहुत लंबा समय था ये, 13 साल का। इसमें एक पॉइंट ऑफ टाइम पर इन्होंने कंसिडर किया था कि ये फिल्म डायरेक्शन छोड़ दें। I almost bailed on being a filmmaker. The thing that kept me in the game was the possibility of the Avatar universe reaching a lot of people with a persistent message and reaction on part of the audience to maybe fight for and protect. लेकिन फॉर्चुनेटली इन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से हमें ये अवतार 2 फिल्म मिली। बट क्योंकि ये इतने पैशनेट हैं इन्वायरमेंट को लेकर, धरती पर मौजूद वाइल्ड लाइफ और प्लांट लाइफ को लेकर, तो पैंडोरा की जो दुनिया इन्होंने बनाई है वो एक्चुअली में धरती से ही इंस्पायर्ड है। जैसे कि पैंडोरा में जो फ्लोटिंग पहाड़ आप देखने लग रहे हैं, इन्हें कंपेयर कीजिए चाइना के ज़ांगजियाजी नेशनल फॉरेस्ट पार्क के पहाड़ों से। आपको क्लियरली दिखेगा कि पैंडोरा के पहाड़ों का इंस्पिरेशन कहाँ से आया है। लेकिन ये इकलौती चीज नहीं है। जापान में आशिकागा फ्लावर पार्क में मौजूद इस विस्टेरिया ट्री को देखिए। एक ऐसा पेड़ जो 150 साल से भी ज्यादा पुराना है। स्प्रिंग के समय में जब फूल चढ़ते हैं इस पेड़ पर तो वो बड़े ही सुंदर पिंक और पर्पल कलर के इस तरीके से दिखते हैं। वैसे तो इस प्रकार के पेड़ हमेशा ही ऐसे दिखते हैं, लेकिन जापान में स्पेसिफिकली ये वाला जो पेड़ है ये बहुत बड़ा है। और अब अवतार में दिखाए गए ट्री ऑफ सोल्स को देखिए, कितना सेम टू सेम है। अवतार की फिल्म में एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि कैसे सारी चीजें ग्लो कर रही होती हैं डार्कनेस में। चमकीली सी ब्लूइश ग्रीन कलर की लाइट सी निकलती है, क्योंकि बताया जाता है पैंडोरा पर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज हैं। एक बार फिर से ये कोई ऐसी चीज नहीं जो सिर्फ पैंडोरा पर मौजूद है। जमाइका देश में इस बायोल्यूमिनेसेंट लगून को देखिए। यहाँ पानी में मौजूद बहुत छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्लू कलर में लाइट अप कर जाते हैं जब आप अपना हाथ हिलाते हैं पानी के अंदर। धरती पर टोटल में 4 बायोल्यूमिनेसेंट लगून्स हैं। ये आपको मिलेंगे इंडोनेशिया, बहामास, पुएर्टो रिको और जमाइका में। इसके अलावा न्यूजीलैंड में आपको ऐसी केव्स मिलेंगी जहां पर ग्लो वॉर्म्स लाइट अप करते हैं। और यही बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज का जीता जागता एग्जांपल अगर आपको अपने पड़ोस में देखना है तो दिल्ली में फायरफ्लाइज भी मिलती हैं। इसके अलावा पैंडोरा पर मौजूद चमकीली रोशनी का एक और इक्विवेलेंट आपको धरती पर मिलेगा, नॉर्दर्न लाइट्स। फिनलैंड, आइसलैंड जैसे नॉर्डिक देशों में जहां पर कई बारी आसमान में इस तरह की लाइट्स दिखाई पड़ती हैं। ये तब होता है जब सूरज से आने वाले एनर्जेटिक पार्टिकल्स धरती की मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड ओरिएंट हो जाते हैं।
कमाल का नज़ारा होता है ये। इसमें रेड कलर, ग्रीन कलर, पर्पल कलर, बहुत से कलर्स दिखाई देते हैं। इस पर मैंने एक व्लॉग भी बनाया था, अगर आपने नहीं देखा जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब अवतार की सेकंड फिल्म में हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है पैंडोरा पर मौजूद एलियंस की एक नई ट्राइब से, द मेटकाइना रीफ पीपल। ये मेटकाइना के लोग दिखने में नावी के लोगों से काफी अलग होते हैं। इनका स्किन कलर ब्लू कम ग्रीन ज्यादा होता है, आंखें ज्यादा बड़ी होती हैं, इनके फोर आर्म्स और लोअर लेग्स पे एक फिन जैसा स्ट्रक्चर होता है, और साथ ही साथ इनकी जो पूंछ है वो ज्यादा ब्रॉडेंड है, पैडल की तरह है। नावी के लोगों की जो पूंछ होती है उनमें बाल होते हैं पूंछ के एंड पर। ये सब इसलिए क्योंकि दिखाया जाता है मेटकाइना लोगों की एवोल्यूशन जो है वो थोड़ी अलग हुई है नावी लोगों के कंपैरिजन में। ये लोग पानी के आसपास रहने के लिए अडेप्ट किए हैं, जबकि नावी लोगों की अडेप्टेशन जंगल में रहने के लिए हुई है। आपको क्या लगता है ये सब जेम्स कैमेरॉन की इमेजिनेशन है? नहीं, यहाँ भी धरती पर मौजूद किसी चीज से इंस्पिरेशन ली गई है। जेम्स कैमेरॉन ने खुद बताया नेशनल ज्योग्राफिक को इंटरव्यू देते वक्त कि ये जो आइलैंड्स दिखाए गए हैं इस सेकंड फिल्म में, ये पैसिफिक आइलैंड से इंस्पायर्ड हैं, जैसे कि माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया। और जो मेटकाइना लोग दिखाए गए हैं ये इंस्पायर्ड हैं सामा बाजाऊ आदिवासी, जिन्हें इंडोनेशिया और फिलीपींस के कुछ आइलैंड्स पर पाया जा सकता है। इन्हें सी जिप्सीज या सी नोमैड्स भी कहा जाता है। इनके बारे में सबसे हैरान कर देने वाली चीज ये है कि ये बेटर इवॉल्व किए हैं पानी के आसपास रहने के लिए। इन लोगों में कमाल की काबिलियत है फ्री डाइविंग की। ये बहुत सारा समय अपना पानी के अंदर गुजारते हैं। कुछ बाजाऊ ट्राइबल लोगों के जो छोटे बच्चे होते हैं उनके बचपन में ही ईयर ड्रम्स फट जाते हैं डाइविंग की वजह से। हालांकि इसका बुरा इंपैक्ट ये होता है कि जब वो बूढ़े होते हैं तब उनको हेयरिंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लेकिन एडवांटेज इसका ये होता है कि और फ्रीली डाइव कर पाते हैं पानी के अंदर, समुद्र में और नीचे तक जा पाते हैं। रिपोर्ट किया जाता है कि एक दिन में 5 घंटे से ज्यादा पानी के अंदर बिताते हैं। 2018 की एक स्टडी ने बताया था कि बाजाऊ लोगों की जो स्प्लीन है वो 50% ज्यादा बड़ी है आम लोगों के कंपैरिजन में, और इनके खून में आपको ज्यादा हीमोग्लोबिन की मात्रा मिलेगी। इसकी मदद से ये ज्यादा देर तक सांस रोक पाते हैं जब ये पानी के अंदर डाइव करते हैं। और कई केसेस में पाया गया है कि जेनेटिकली ये पानी के अंदर ज्यादा बेहतर तरीके से देख पाते हैं। वैसे पानी के अंदर देखने की बात करी जाए तो मेटकाइना लोगों के बारे में पैंडोरा पर बताया जाता है कि इनकी एक तीसरी आईलिड है जिसे निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन दोस्तों एक्चुअली में एक ऐसी चीज है जो आपको कई जानवरों में मिलेगी। यह आमतौर पर ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट होता है और आंख के ऊपर ये एक तीसरा मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन के लिए होता है। तेजी से स्विमिंग करते वक्त कुछ आंखों में ना घुस जाए, आंखों को मॉइस्चराइज रखा जा सके और विजिबिलिटी ज्यादा बेहतर हो। ये पोलर बेयर में भी पाया जाता है, जहां पर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से पोलर बेयर की आंखों को प्रोटेक्ट करता है ताकि स्नो ब्लाइंडनेस ना हो इन्हें। वैसे दोस्तों हॉलीवुड फिल्मों में ऐसी गहरी डिटेल्स को समझने के लिए इंग्लिश फ्लुएंटली आनी बहुत जरूरी होती है। अब कहने के लिए तो हम सबको स्कूल में इंग्लिश में लिखना पढ़ना सिखाया जाता है, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है कि कैसे इंग्लिश में फ्लुएंटली बात कर सके, इंग्लिश के नेटिव स्पीकर्स के साथ बड़े आराम से कॉन्वर्सेशन होल्ड कर सके। इस लेवल तक इंग्लिश में फ्लुएंट बनना तभी पॉसिबल है जब आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। टॉपिक पर वापस आते हैं। अब फिल्म में दिखाया गया है कि पानी के ऊपर मौजूद इंसानों के द्वारा बनाए गए ये बड़े बड़े आरडीए के जहाज, जिसका इंसान इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ये बड़े से जहाज पानी के ऊपर हॉवर करते रहते हैं। देखकर लगे आपको क्या फ्यूचरिस्टिक सी टेक्नोलॉजी है, काश ये असल जिंदगी में होते। लेकिन कैसा लगेगा सुनकर अगर मैं आपसे कहूं कि एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं। ये इंस्पायर्ड हैं इक्रानोप्लान्स से। इक्रानोप्लान्स कुछ ऐसे दिखने वाले जहाज जिन्हें सोवियत यूनियन के द्वारा डेवलप किया गया था साल 1960s में। ये पानी के ऊपर हॉवर करते हैं, एक प्लेन जैसे दिखते हैं, और इनका फायदा सबसे बड़ा ये कि इन्हें ना तो रेडार के द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है क्योंकि ये एरोप्लेन की तरह इतनी ऊपर नहीं उड़ने लग रहे हैं, और ना ही इन्हें सोनार के द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है क्योंकि पानी के ऊपर मौजूद नहीं है। और क्योंकि ये कांटेक्ट में नहीं है पानी के साथ तो फ्रिक्शन कम हो जाता है, जिसकी मदद से ये बहुत तेज उड़ सकते हैं। सोवियत यूनियन के द्वारा बनाया गया ये सबसे बड़ा इक्रानोप्लान था KM। इसके सामने ही 10 जेट इंजन लगाए गए थे, और ये जो फुटेज आप देखने लग रहे हो ये असली फुटेज है इसकी, जब इसे टेस्ट किया जा रहा था। इन जेट इंजन्स की मदद से ये लिफ्ट अप कर पाता था पानी के ऊपर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में आएगा कि ये चीज आज क्यों नहीं देखने को मिलती। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में बहुत कमियां थी। इन इक्रानोप्लान्स को टर्न करने में बहुत बड़ा रेडियस चाहिए होता था। जो समुद्र का पानी था वो इंजन को करोड़ कर देता था, और इस पूरे प्लेन को ऑपरेट करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था। 1980s तक आते आते सोवियत की सरकार ने रियलाइज किया कि इस टेक्नोलॉजी पर और पैसे स्पेंड करना सही नहीं होगा, बड़ी बर्बादी हो रही है हमारे पैसों की, इससे अच्छा कहीं और इन पैसों को इस्तेमाल कर लिया जाए, और इसकी डेवलपमेंट को वहीं पर अबैंडन कर दिया गया। ऐसी ही एक और टेक्नोलॉजी फर्स्ट अवतार की फिल्म में दिखाई गई है, एक बड़ी सी माइनिंग मशीन जिसका इंसान इस्तेमाल कर रहे हैं पैंडोरा पर अनऑब्टेनियम को माइन करने के लिए। अनऑब्टेनियम एक बड़ा ही रेयर मिनरल बताया जाता है जिसमें बहुत ज्यादा वैल्यू है, और जो फर्स्ट अवतार मूवी थी उसमें तो रीजन ही यही बताया जाता है कि इंसान पैंडोरा पर आए क्यों, माइनिंग करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। इंसान नहीं बोलना चाहिए मुझे, आरडीए बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ब्लेम इस बड़ी कंपनी पर जाता है। अब माइनिंग करने के लिए जिस ये भयंकर मशीन का इस्तेमाल करने लग रहे हैं ये धरती पर भी मौजूद है।